बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। लाइसेंस टू दिल के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला नूर, और आज दिल से बात करेंगे, दिल के लिए नहीं बल्कि दांतों के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डेंटल सर्जन डॉक्टर अब्दुल रहमान सरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपके दांत कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके दांत तो सही रहते होंगे। लकीली मुझे सिर्फ एक दफ़ा मैंने अपने जो मेरा क्लास फेल होता है, हाँ। उनसे मैंने फीलिंग कराई है, बाकी आज तक कोई डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करा। हाँ, अगर आप कराएंगे तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ऐसा हो भी नहीं सकता डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग मिलते हैं तो एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं, आप तो दांत देखते होंगे डायरेक्ट। बिल्कुल आपने सही कहा। अब अच्छा बाज़-औक़ात ये होता है कि कोई पेशेंट मुझसे क्लिनिक में विज़िट करता है, हाँ। तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है, तो मुझे याद नहीं आ रहा होता। हाँ, तो आप कहते हैं इसके दांत पीले थे कि सफेद थे? हाँ, जब मैं उनके दांत देख लेता हूँ तो मुझे डायरेक्टली पूरी हिस्ट्री याद आ जाती है। हाय डॉक्टर साहब, जिनके पीले दांत होते होंगे आप उनको ऐसे रिकॉल करते होंगे, अच्छा पीले दांत वाला या पीले दांत वाली। हाँ, डॉक्टर साहब, गिन तो नहीं आना शुरू हो जाती है आपको एकदम से? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये चले डॉक्टर साहब, ऐसे ये पीले दांतों से मुझे याद आया, आजकल बड़ा टीथ वाइटनिंग जो है चल रहा है, बड़ा कॉमन हुआ हुआ है इसको। वैसे तो कॉस्मेटिक में मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप मेरी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, ये दांतों के लिए सेफ है या नहीं? बिल्कुल एक सेफ प्रोसीजर है। ठीक है। टीथ वाइटनिंग, और हमारे पास एक और प्रोसीजर भी है विनियरिंग का। ओके, ये क्या है? विनियरिंग में एक लेयर लगा, एक तो हमारे पास होता है फुल क्राउन। फुल क्राउन में तमाम साइड से दांत को ग्राइंड किया जाता है और एक शेप दी जाती है। डॉक्टर साहब, सुनने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। और ग्राइंडर मशीन मेरे दिमाग में आ रही है। हाँ, फुल क्राउन। ओके। जबकि हमारे पास विनियरिंग में ये होता है कि सिर्फ सामने के सरफेस को हम ग्राइंड करते हैं, उनको जगह बनाते हैं विनियर की, और एक लेयर लगाई जाती है। ओके। तो विनियरिंग ने ये मसाइल हल कर दिए हैं। हमें जो शेड, जो कलर चाहिए होता है, हम दांत का वो रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिर्फ शेड और कलर के लिए हो रहा है या फिर ये साइज वाइज पे भी काम कर रहा है? क्योंकि ग्राइंडिंग से मुझे ऐसा आ रहा है जैसे कोई घिस विस के जो है ना, साइज वाइज भी ठीक कर दिए जाएंगे। बिल्कुल साइज पे भी फर्क आता है। अभी आज ही मैंने एक पेशेंट का अपॉइंटमेंट है और उनकी संडे को शादी है। ओके। तो उनके दांत आपने तैयार कर दिए। उनके सामने वाले दांत जो है वो टूट चुके हैं किसी ट्रॉमा की वजह से। ओके। तो साइज पे भी या टूटे हुए दांत हैं, उनको भी विनियरिंग या क्राउन से ठीक किया जा सकता है। ठीक है। और ये स्केलिंग क्या है? स्केलिंग बेसिकली प्रोसीजर है जिसमें दांत की सरफेस के ऊपर जो लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यानी दोनों डिफरेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, एज कोई आप बताएंगे, कोई सर्टेन एज के, इस एज के लोग ये प्रोसीजर करवा सकते हैं, ये नहीं करवा सकते? देखें, छोटे बच्चों में उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें जिस तरह कुछ प्रोसीजर्स की मैं बात करूं, अगर मैं सीलेंट्स की एक एग्जांपल दे देता हूं, तो वो हम छोटे बच्चों में करते हैं ताकि नेचुरली जो टूथ सरफेस की एनाटमी होती है, उनमें लाइंस होती हैं, उनको हम कवर करते हैं ताकि उनमें डेंटल कैरीज ना हो। ठीक है, सही है। जबकि और उनमें जो मिल्की टीथ हैं, उनका हम उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। उनमें फीलिंग्स भी ऐसी की जाती हैं डिसिडुअस या मतलब मिल्की टीथ्स में, कि उनमें इस बात की एबिलिटी होती है कि वो रिजॉर्व हो। ठीक है। यानी नीचे से दांत आएगा, ठीक है, तो वो फीलिंग ऑटोमेटिकली रिजॉर्व होती जाएगी और दांत ऊपर आएगा। अगर हम वो फीलिंग करें मिल्की टीथ में जो हम एडल्ट्स की करते हैं, तो वो फीलिंग उनमें एब्जॉर्ब होने की बच्चों के लिए वो है ही नहीं, किड्स के लिए है ही नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। यानी के प्रोसीजर्स अलग अलग हैं, बड़ों के लिए अलग हो रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग हो रहे हैं, और बहुत छोटे बच्चों के लिए अलग हो रहे हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये जो वाइटनिंग वाला प्रोसेस है या जो पॉलिशिंग वाला है, ये आप छोटे बच्चों को छोटे बच्चों से मेरी बात 4-6 साल बच्चे नहीं है, मैं बात कर रही हूँ 12, 13, 14 साल के बच्चियाँ, ये भी आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया कि चले जाते हैं जी, पॉलिशिंग करवा रहे हैं, वाइटनिंग करवा रहे हैं, स्केलिंग करवा रहे हैं, इनके लिए सही है? नहीं, ये हम बच्चों के लिए नहीं करते। मतलब
क्योंकि ट्रेंड हो गया ना हमारे यहाँ, तो बस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, सब करवा रहे हैं, सारे सेलिब्रिटीज करवा रहे हैं, तो जी हम भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल, करने को तो किया जा सकता है, लेकिन सेफ नहीं है। मगर एडल्ट्स में आप कहेंगे कि नहीं करें? मैं एडवाइस करूंगा एडल्ट्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक खास एज में दांत टूट गए, जिसके बाद आपके दांत नहीं आते, तो लोग सोने का दांत लगवा लेते हैं, सेफ भी होता है वो? बिल्कुल, मैंने अपनी वाइफ के लिए भी सोने का दांत बनवाया। आपने वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट यही दिया उनको कि सोने का दांत लगवाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब। हाँ, तो उनका बेसिकली खाते वक्त दांत टूट गया था, तो मैंने उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट और साथ में एक गोल्ड क्राउन। ये आपने अपनी मर्जी से लगाया कि उन्होंने ख्वाहिश की थी कि सोने का दांत लगा के दो तो बात बनेगी भाई? मेरी चॉइस, मेरी थी, आपकी चॉइस है। आपने कहा भाई डेंटिस्ट की वाइफ है तो सोने का दांत तो बनता है, सोने का दांत। लेकिन डॉक्टर साहब आपको पता है कितने सारे लोगों के, अब ये जब हमारा पॉडकास्ट चलेगा तो ज्यादातर खवातीन जो है वो कहेंगी कि भाई दांत टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वेडिंग एनिवर्सरी पे सोने का दांत लेंगे। सही है, बिल्कुल। अच्छा, एक दांत पे लोग डायमंड लगवाते हैं। मेरी जहाँ मैं पहले जिस इदारे में काम करती थी, तो जो मेरी बॉस थी, उन्होंने अपने दांत के ऊपर एक डायमंड लगवाया हुआ था। तो मुझे बड़ा खौफ रहता था, पता नहीं अल्लाह ये खतरनाक तो नहीं है, खाते हुए निकल के मुंह में तो ना चला जाए। तो ऐसा कुछ हो तो नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेंटल ज्वेलरी कहते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट शेप्स में। ये बड़ा अच्छा नाम लिया डॉक्टर साहब आपने, डेंटल ज्वेलरी। ये जो है ज्वेलरी का एक ऐसी टर्म है जो और ज्यादा आपको अपील कर रही है अपनी तरफ। हाँ, तो ये खतरनाक नहीं है? नहीं, करवाते हैं। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कोई ऐसे साइड इफेक्ट उसके, क्योंकि आप कोई भी चीज़ खाते हैं सोने के लिए, तो मैंने ज़रूर सुना है खवातीन के लिए कि अगर वो उनके पेट में भी चला जाए, उनकी स्किन पे भी टच होता रहे, तो वो उनकी एजिंग प्रोसेस के लिए और स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। बट डायमंड के लिए हम सुनते हैं कि वो गया पेट में तो गए आप, तो वो अगर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जा रहा है या जाता भी है या नहीं है, आप हमें बताएं। नहीं, जो भी हम डेंटल मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो बायोकम्पेटिबल होते हैं। ओके, बायोकम्पेटिबल मीन्स के उनका बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता, तो इनका भी नहीं होता। सही है, नहीं आप ये सेफ होता है। जो आप लोग लगवा रहे हैं अपने दांतों में हीरा छोटा सा वो लगवा सकते हैं। इस महंगाई के दौर में क्या खतरनाक बातें हो रही हैं इस वक्त, सोने का दांत में हीरा। हम क्या बातें कर रहे हैं। चलें बेसिक केयर पे आ जाते हैं डॉक्टर साहब। कुछ लोग सारी जिंदगी एक ही ब्रश रखते हैं, उनको कोई पैगाम देंगे आप? देखें, ब्रश जो है वो कुछ टाइम बाद जब हमें लगने लगे कि वो उनकी ब्रिसेस हार्ड हो चुकी हैं, तो हमें चेंज करना चाहिए। या कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है, कोई जैसे नज़ला ज़ुकाम हो चुका हो, जिनके जम्स जो हैं वो ब्रश के अंदर रहने का खतरा हो, तो उस नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होने के बाद वो भी हमें ब्रश भी चेंज करना चाहिए। ब्रिसल्स की तो बात करें, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ब्रश की अपनी भी कोई लाइफ होती होगी कि भाई 1 महीने में, 20 दिन में या 20 डेज, खुद ने कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया गया कि इसमें तो आप प्लीज चेंज कर लें। वो मैं चाह रही हूँ, जरा टाइम बता दें लोगों को। 3 मंथ्स बाद चेंज कर लें। 3 मंथ्स, अल्लाह करे। आप मैं कह रही हूँ 2 मंथ्स बोलते तो कहीं जाके 3 मंथ्स में चेंज होता। अच्छा ठीक है। अब ब्रश की सिलेक्शन जो है वो भी हमारे यहाँ बड़ा मसला है। किसी को ऐसा लगता है कि बड़ा कोई हार्ड हम ब्रश लेंगे तो हमारे दांत बड़े अच्छे से चमकेंगे, बहुत अच्छे से सफाई होगी। क्या सही है ये? ब्रश सॉफ्ट लेना चाहिए। और ब्रश करते वक्त भी हाथ को थोड़ा सा नरम रखना चाहिए, नहीं ज़्यादा हार्डली हमें ब्रश नहीं करना चाहिए ज़ोर ज़ोर से। ठीक है। क्योंकि हार्ड ब्रश के और फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, गम्स कहीं कहीं पर थिन होती है, तो उस गम्स हर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दांत की वो सरफेस जो गम्स के करीब है, अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर हार्ड ब्रश करने से कैविटीज़ बन जाती हैं। अच्छा, जिनको एब्रेजन कहते हैं। ओके। तो हमें नरम हाथों से ब्रश करना चाहिए और सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, टूथपेस्ट को लेके भी बड़े सवाल आते हैं लोगों के ना। कोई कहता है जी फ्लोराइड जिसमें हो वो ज़रूर लीजिए, कोई कहता है नहीं जी नॉर्मल सा भी आप ब्रश ले लें और टूथपेस्ट ले लें। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मार्केट में तो इतने टूथपेस्ट हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ देख कर लें, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कोई कहता है कैल्शियम ज़रूर पढ़ के ले लो, कोई कहता है फ्लोराइड लिखा और इतना % हो तो ये देख के ले लो। तो एक अच्छा
टूथपेस्ट जो आपके दांतों की हिफाजत कर रहा हो और अच्छे से सफाई कर रहा हो, उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हम पढ़ कर लें कि ये ज़रूर होनी चाहिए? मैं अपने पेशेंट्स को फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट नॉर्मली रूटीन यूज़ के लिए एडवाइस करता हूँ। ठीक है। हमारा दांत जो है वो बना होता है हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल, ये एक केमिकल नेम है उसका। ओके। तो उसमें जब हम फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो चेंज हो जाता है फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल में, जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। और कलर भी उसका ज़्यादा वाइट होता है। ठीक है। तो बाकी इसके अलावा मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं। सही है। तो उनमें फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी के लिए, ब्लीडिंग गम्स के लिए, वो पढ़ के अपनी आपको जैसे हाँ। शिकायत हो तो वैसे भी। अच्छा, कैल्शियम भी अक्सर टूथपेस्ट पे मैंने देखा लिखा हुआ होता है, वो भी हाँ। हो तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, डिफरेंट ब्रांड्स में आता है कि कैल्शियम लिखा है तो ले लें उसको, वो भी सेफ्टी ही है आपकी। मगर फ्लोराइड का मेन फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट में फ्लोराइड। जबरदस्त से गुफ्तगू हो रही है टूथपेस्ट का, तो आपने हमें अच्छा से समझा दिया कि फ्लोराइड जो है वो देख कर लेना है। और टूथब्रश का भी मेरे ख्याल है नाज़रीन को भी समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया कि सॉफ्ट होना चाहिए। कोई ब्रांड महंगे फैंसी में नहीं जाना, बेहतर क्वालिटी का हो और ब्रिसल जो है वो उसके सॉफ्ट हो, ये पढ़ कर लिया जाए। ये वैसे ये हार्ड आते हैं किसके लिए भाई? टूथब्रश तो सॉफ्ट ही होता है, ठीक है, मगर यूज करने से वो हार्ड हो जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मार्केट में जब हम टूथब्रशेस लेने जाते हैं तो उन पे लिखा होता है कि सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम, एक्स्ट्रा हार्ड, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। तो जब ये किसी काम का ही नहीं है तो ये क्यों आ रहा है मार्केट में? प्राइस रेंजेस लिखी हुई होती अच्छा, हैं, थोड़ा सा दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं हम टूथब्रशेस में। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ओके, इसलिए हो रहा है कि हम ब्रशेस पे काम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे ऑफ एयर पूछ रहे थे, जरा कोई ज़बरदस्त सा कोई वाकया तो सुनाएं अपने सारा जो आपका करियर है उसमें कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आपको याद रही हो और आपने अक्सर लोगों के साथ डिस्कस की हो, तो ज़रा हमें भी सुनाएं वो। मैं आपको यहाँ पर एक वाकया सुना देता हूँ कि 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सही। तो मैं बेड रेस्ट पर था। ठीक है। और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं बेड से मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। ठीक हो गया। तो संडे का दिन था, मेरे सिस्टर के दांत में सीवियर पेन था और वही मेडिसिन से रिकवर नहीं हुआ, और मंडे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, उनको वही सीवियर पेन था। ओके। तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा कि मेरा जो मैं अपनी ही क्लिनिक में एडमिट था बेसिकली। ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरा जो बेड है वो डेंटल यूनिट के करीब करें। ओके। और उन्होंने मेरा डेंटल यूनिट के करीब किया और मैंने लेटे लेटे ही उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया। तो ये डॉक्टर साहब ऐसे ज़बरदस्त बात है, और इस पे हम सुनने वालों को, देखने वालों को ज़रा आपका ट्रस्ट का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा आपके ऊपर। हाँ। क्योंकि जब डॉक्टर साहब अपनी ही बहन का रूट कैनाल लेटे लेटे कर सकते हैं जिसमें रिस्क होता है, घर वाले तो थोड़ा सा, वो एक ऐसी पेनफुल कंडीशन थी कि करना पड़ा। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि घर वाले जो है आपको वैल्यू करते हैं, वरना तो घर वाले कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अपने पेशेंट्स ने मुझ पे बड़ा ट्रस्ट किया है। नहीं, मैं पेशेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं घर वालों की बात कर रही। अच्छा, घर वाले जो है वो आप कुछ भी बन जाए वो आपको लिफ्ट नहीं कराते। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं। मेरा फिजियोथेरेपिस्ट था। ठीक है। मेरा एक्सीडेंट बेसिकली थोड़ा ज़्यादा हुआ था, तो मुझे फिजियोथेरेपी की भी नीड थी। मुझे ठीक से बैठा नहीं जा रहा था, तो फिजियोथेरेपिस्ट का विजडम टूथ में पेन था, वो भी और फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि मैं आपके अलावा किसी से भी, कोई भी मेरा दांत नहीं निकालेगा। ओके। तो उन्होंने मुझे एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से मेरे भाई ने मुझे पकड़ा। उन्होंने मुझे चेयर पे बिठाया, फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट खुद डेंटल यूनिट पे लेट गए। तो मैंने उनका विजडम टूथ निकाल दिया। से मुझे एक सवाल याद आया, ये विजडम टूथ को आने दिया जाए, रोक लिया जाए, या उसको फौरन सर्जरी करवाए निकाल के बाहर कर दें? अगर तंग करता है तो फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना उसका हल होता है। अच्छा, वैसे कोई इटसेल्फ ये कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं करता? किसी का अगर सेफ्टी के साथ आ रहा है, निकल रहा है, तो कोई मसला नहीं है?
नहीं, फिर कोई इशू नहीं करता। फिर कोई इशू नहीं करता। और जो लोग चाह रहे हैं कि भाई उनकी जॉ कहीं बड़ी ना हो जाए, वो लोग ब्यूटी कॉन्शियस भी होते हैं ना कि अलग से एक दांत निकल आएगा, तो वो चाह रहे हैं पहले से अगर उनको हल्का सा भी फील हुआ कि स्वेल कर रहा है और वो आपके पास आए कि बस आप कट करें और उसको निकाल दें, तो ये ठीक है? देखिए, विजडम टूथ जो है, अगर हम फ्रंट टीथ की बात करें तो एस्थेटिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। यानी मतलब एक सामने वाले दांत अच्छे हो तो एक अच्छा लुक, यानी आप कह रहे हैं कि ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से विजडम टूथ का आना बहुत जरूरी है? अच्छा लगता है? विजडम की नहीं, मैं फ्रंट टीथ की बात नहीं, कर मैं रहा हूँ। विजडम टूथ का ही सवाल कर रही हूँ। जी, और फिर अगर उससे हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो वो दांत मिस्टिकेशन में यानी खाने में काम आते हैं। और विजडम टूथ इतना पीछे होता है कि ना तो वो उसकी एस्थेटिकल इम्पोर्टेंस है और ना ही खाने में इतना ज़्यादा काम आता है। ये फालतू है, मतलब कोई काम नहीं। मतलब फिर भी इसका नाम विजडम टूथ है। आप ये देखें डॉक्टर साहब, आप इसको कितना भी डी वैल्यू कर दें, नाम इसका विजडम टूथ ही है। और लोग इसको बहुत वैल्यू करते हैं। तो खैर, आप कह रहे हैं कि इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए इसका नाम विजडम टूथ रख दिया गया ताकि थोड़ी सी इसकी इज्जत हो जाए। लेकिन अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो उसको आप सेफ्टी के साथ निकलवा सकते हैं। हाँ, सेफ्टी के साथ निकलवा। अच्छा, जितने भी दांतों की कहते हैं जी, दांत का दर्द अगर आपके हो गया है तो कहीं बम भी फटा है और किसी के दांत में दर्द है तो वो बराबर है, सही बात है डॉक्टर साहब? इतना तकलीफ होती है दांत के दर्द में? बिल्कुल, बहुत ही सीवियर पेन होता है। अच्छा। जो दांत का होता है। तो ये आप लोग जो पेन किलर टैबलेट्स वगैरह देते हैं, इससे ठीक हो जाता है या इतना खतरनाक होता है कि उसके बाद भी कुछ ना कुछ? नहीं, पेन किलर से ठीक हो जाता है, मगर अगर फौरी रिलीफ की ज़रूरत हो तो और भी ऑप्शंस हमारे पास। अच्छा, दांत के दर्द की वजूहात भी बताएं मुझे। कि एक तो होता है जी कीड़ा लग गया, आम जबान में लोग कहते हैं, किसी का दांत निकल रहा है, या किसी को गम्स का कोई इश्यू। ये दांत का दर्द असल में है क्या? किस किस चीज़ों को रिलेट कर रहा है ये? दांत का दर्द को अगर हम डिटेल में समझे फिर तो टूथ स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा। हाँ। यानी दांत 3 लेयर से मिलकर बनते हैं नेचुरली। ठीक है। जिनको हम डेंटिन, पल्प और इनेमल कहते हैं। Okay. इनेमल इज द आउटर लेयर, ठीक है। सबसे बाहर वाली, उसके बाद डेंटिन है और फिर पल्प। केविटी अगर सिर्फ इनेमल में हो, बाहर वाली लेयर में, तो वो हमें फील भी नहीं होती। फिर अगर सेकंड लेयर में हो डेंटिन तक तो हमें सेंसिटिविटी होती है, और सबसे जो थर्ड लेयर है पल्प, तो हमें सीवियर पेन होता है। ओके। तो केविटीज की वजह से जो पेन है वो पल्प तक। सबसे खतरनाक वाला इसमें कौन सा पेन है ये बताएं जरा। पल्प का पेन बहुत और ये इसकी रीजंस क्या है ये भी बताएं। सबसे फर्स्ट जो मैंने बताई कि केविटी होना दांत में, वही सफाई वाला मसला हो गया। हाँ। और इसके अलावा अगर गम्स इन्फेक्शन है तो वो भी टूथ में जा सकता है। ओके। एक तो टूथ की सरफेस के ऊपर से इन्फेक्शन का फैल जाना, और दूसरा ये भी होता है कि रूट्स के थ्रू ऊपर से दांत में इन्फेक्शन हो जाना। तो ये भी होता है। सही है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी के बड़ी एज में यानी 22, 23 या 25 के बाद किसी के आगे के 2 दांत आधे आधे टूट जाएं, क्या करे वो बेचारा या बेचारी? क्या क्या हो सकता है उसको फिक्स करने के लिए? कुछ है रिकवर? उनको फिक्स करने के लिए फिलिंग्स हैं। अच्छा, आधे दांत लग सकते हैं? हाँ, अभी तो अब आधा तो सोने का नहीं लगवाएंगे, अजीब लगेगा। हाँ। तो आधे दांत का क्या करें, कौन सा लगवाएं? हमारे पास फिलिंग का ऑप्शंस हैं। ओके। विनियर का, क्राउन का। ओके। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ये फिक्स हो जाता है? हाँ, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस पे हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपको कोई एहतियाती तदाबीर हो रही हो कि ये खाओ ये नहीं खाओ? बिल्कुल सेफ है? बिल्कुल सेफ, कुछ भी खा लें? बिल्कुल। बोटियां लोग खाते हैं ऐसे। हाँ, फीलिंग्स तो ऐसी है कि अगर आप डेंटल चेयर से उठे तो कोई परहेज नहीं। ओके। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चाय, कॉफी, मीठा, ये कितना नुकसान पहुंचाता है दांतों को? मसाइल ही तो इनकी वजह से होते हैं। चाय कॉफी मीठे से दांतों में जो कैरीज हैं वो होती ही मीठी की वजह से। ठीक हो गया। चाय कॉफी नहीं दे रहा नुकसान, इसका मतलब पियो। हाँ। चाय सब लोग। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब ने अप्रूव कर दिया। हाँ बिल्कुल। मीठे पे आ जाते हैं। हाँ, तो मीठा अगर स्वीटनेस टूथ सरफेस के ऊपर होगी तो
मुंह में जो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनके ऊपर एक्शन कर देगी और एसिडिटी प्रोड्यूस कर देगी। ठीक। तो एसिडिटी की वजह से टूथ सरफेस में की डीमिनरलाइजेशन होती है। यानी अभी थोड़ी देर पहले जो हम फ्लोराइड की, कैल्शियम की, इन मिनरल्स की बात करते हैं कर रहे थे, वो मिनरल्स टूथ सरफेस में से निकल जाते हैं और टूथ सरफेस नरम हो जाता है। सही है। कैविटी पैदा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आपके दांतों को नुकसान पहुंचा रही है तो वो मीठा खाना है। मीठा खाना। और अगर मीठा खाने के बाद कोई है कि हम ब्रश कर लेंगे तो फिर ठीक है? हाँ, फिर ठीक है। फिर ठीक है। और ये लोग ख्याल नहीं करते, इस वजह से मीठा जो है सबसे ज्यादा नुकसान देता है। फ्रीक्वेंसी भी मीठा खाने की बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटे बच्चे की मिसाल दूं, अगर वो पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त में टॉफ़ीज़ कंज्यूम करता है, टॉफ़ी से लेता है, तो उससे इतना बेड इफेक्ट नहीं होगा अगर वो पूरे दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा 5 to 6 टाइम्स फॉर एग्जांपल अगर वो टॉफ़ीज़ लेता है। सही, ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपके साथ ही हमारा सेशन रहा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा। आई होप देखने वालों को, सुनने वालों को समझ भी आया होगा। डॉक्टर साहब ने सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई चीज़ आपके दांतों के लिए बताई है तो वो है मीठा। और अगर खा भी लिया है तो ब्रश करने की आदत डालें और ब्रश को सॉफ्ट लीजिए, अच्छा लीजिए और 2 महीने बाद चेंज कर लीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।